फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट से चैप्टर 4 को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। आज की इस लेक्चर में जो हमें कवर करने हैं वो सारे टॉपिक्स डिजिटली भी थंबनेल में प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पर भी लिखा गया है, देखिए आप ध्यान से। तो सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। तो इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको समझेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि होती है, लेकिन हमें करंट को कई बार सदिश के रूप में भी व्यक्त करना होता है। इसके लिए हमने एक अलग डेफिनेशन बना रखा है, फिजिक्स में डेफिनेशन बना हुआ है, वो है करंट डेंसिटी, जो कि क्या है, सदिश राशि है। अर्थात यह तो एक अदिश राशि है, लेकिन ये क्या है, सदिश राशि है। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेज हैं उसको भी हम लोग, और भी कुछ डिफरेंसेज हैं उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहला इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और फिर इन दोनों में अंतर। उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल, एक परिमित क्षेत्रफल से कितनी धारा प्राप्त होती है उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे, इंटीग्रल फॉर्मूला हम इसमें डिराइव करेंगे और उसको समझेंगे। फ्लो ऑफ करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, जो धात्विक चालक होते हैं उनमें चार्जेस जो होते हैं, आवेश होते हैं, वो किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं और फिर उसके फलस्वरूप जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे। कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं धात्विक चालक, उनमें इलेक्ट्रॉनों का टक्कर होता है। तो उस टक्कर से संबंधित दो टॉपिक्स है, मुक्त पथ और विश्रांति काल, यानी फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम, इसे भी हम समझेंगे। उसके बाद उनकी वेलोसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होती है फ्लो करने की, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपवाह वेग इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसको, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और साथ ही इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। और एक और भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक और डिफाइन की गई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, हिंदी में गतिशीलता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, साथ ही इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रोडक्शन से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? सिंपल इसे हम लोग आई से दर्शाते हैं। एक भौतिक राशि है जिसे हम लोग आई से दर्शाते हैं और आई बराबर होता है Q अपॉन टी, यानी आवेश बटा समय। ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन जो है थ्योरेटिकल, वो क्या है कि किसी काट क्षेत्रफल से, सपोज करिए कोई काट क्षेत्रफल है, इसका एरिया ए है, एकांक समय में कितना आवेश फ्लो हो रहा है, पार कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को। सपोज करते हैं कि टोटल टाइम टी लग रहा है, किस चीज में टाइम टी लग रहा है, तो चार्जेस को इस एरिया से पार होने में टोटल टाइम टी लग रहा है। कितने चार्जेस हैं, मान लीजिए टोटल क्यू चार्जेस हैं, तो टी समय में कितने चार्ज फ्लो हुए हैं, क्यू चार्ज फ्लो हुए हैं। और विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, एकांक समय में जो चार्जेस फ्लो होते हैं उसे। तो टी समय में क्यू चार्जेस फ्लो हुए हैं, तो एक समय में कितने चार्जेस फ्लो होंगे एकांक समय में, तो क्यू अपॉन टी। एकांक समय में जो चार्जेस फ्लो होते हैं अर्थात क्यू अपॉन टी, इसी चीज को हम कहते हैं विद्युत धारा। कहां से, किसी एक निश्चित काट क्षेत्रफल से। तो ये हो जाएगा आई। तो बच्चों बहुत ही क्लियर है। अब यहां से आप देख सकते हैं करंट की जो वीमा होगी, क्या होगी करंट की वीमा, तो करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और वीमा क्या होती है, ए होती है। अर्थात इसको अगर ज़्यादा डिटेल में लिखे तो M0, L0, T0 और A1, इस तरीके से ये इसकी वीमा होगी। ऐसा ही मात्रक इसका एम्पियर होता है। एम्पियर को हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए कूलाम पर सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। क्यू की वीमा क्या होगी, जरा आप ध्यान से समझें। तो देखिए आई की वीमा होती है ए और टी की वीमा होती है टी, तो ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो ए इंटू टी यानी ए टी। तो ये किसकी वीमा हो गई, आवेश की वीमा होगी। अगर डिटेल में लिखे तो M0, L0, T0 नहीं T1, क्योंकि T है यहाँ पे, तो T1 और A1, ये चार्ज की वीमा हो गई।
चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। पहले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इसे डिस्कस किया जा चुका है। चलिए बात करते हैं तात्क्षणिक धारा अर्थात इंस्टैंटेनियस करंट की। तो किसी पर्टिकुलर एक बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट की बात करें, यानी हिंदी में हम कहते हैं इसको क्षणिक धारा। क्षण, किसी क्षण के लिए जो धारा होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो धारा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, यानी क्षणिक तात्क्षणिक धारा, राइट? क्षणिक धारा या तात्क्षणिक धारा। तो क्षण क्या होता है? क्षण यानी मतलब t इज इक्वल टू क्या होगा? लगभग 0 होगा, यानी t टेंड्स टू क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में करंट क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे, क्योंकि जो ये तात्क्षणिक केस है, समय काफ़ी स्मॉल लिया जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर, और चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको हम लोग क्या, आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव के लिए, डेरिवेशन जो हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल में ये डेफिनेशन दी गई है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? dq अपॉन dt। मैथमेटिक्स में ये आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? प्रथम सिद्धांत के हिसाब से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq अपॉन dt। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? ये जो I दिख रहा है, इसी I को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस करंट। क्लियर है? यहां से अगर हम चार्जेस निकालना चाहें तो dq बराबर हो जाएगा I डॉट dt। तो q क्या हो जाएगा बताइए? I डॉट dt का क्या हो जाएगा? समाकलन। एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, इनिशियल टाइम, और एक पर्टिकुलर फाइनल टाइम। तो इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक अगर आप इंटीग्रेट करते हो करंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा चार्ज, टोटल चार्ज। तो ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसे। चलिए बात करते हैं एक और फैक्ट की। देखिए, हालांकि इसे हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, जो कि कहलाता है KCL। किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और इसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो ये क्या कहता है कि एक जंक्शन पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट्स होते हैं टोटल, वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। जंक्शन पॉइंट किसे कहते हैं हम? जंक्शन पॉइंट किसी सर्किट का वह बिंदु होता है, किसी सर्किट में उपस्थित वह बिंदु होता है जहां पर कम से कम 3 ब्रांचेज हों, 3 शाखाएं हों, उसे हम जंक्शन कहेंगे। तो काफ़ी डिटेल में इसको और आगे हम सर्किट बनाकर और इसको डिटेल में बताएंगे, जब KCL को डिस्कस करेंगे हम तब बताएंगे इस चीज़ को। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है और I3 करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ नहीं रहा है बल्कि यहाँ से जा रहा है, तो कहने का क्या मतलब है? KCL क्या कहता है कि आने वाला टोटल करंट दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जाने वाला टोटल करंट दैट इज I3, यानी टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। बस इतनी सी बात कहता हमारा KCL। तो KCL आपको समझ में आया, और काफ़ी डिटेल में इसको और आगे भी समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किसी वेक्टर लॉ या वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर कितने एंगल पे आया है और कितने डिग्री का यहाँ पे कोण है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी सदिश क्या होगा, इस तरह की कोई चर्चा हमने यहाँ पे नहीं करा। हम डायरेक्शन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि करंट में डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आप ध्यान दें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि करंट में डायरेक्शन नहीं होती। ये स्पष्ट है और ये बिल्कुल क्लियर है कि करंट में डायरेक्शन होती है। करंट में मैग्नीट्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में परिमाण, वो भी होता है, यानी डायरेक्शन दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों होते हैं। बट फिर भी ये कैसी राशि है, ध्यान से समझेंगे, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। बिल्कुल क्लियर, याद इसको रखेंगे आप। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसके पीछे वजह क्या है? जब इसमें दिशा है तो फिर ये अदिश राशि क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। सदिश योग के नियमों को, ये नियमों के अनुसार ये नहीं चलता है। इनका जो एडिशन होता है, इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है, वो किसके हिसाब से होता है? नॉर्मल, सामान्य बीजगणितीय, सिंपल जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, उसके हिसाब से ही ऑपरेट करता है। ठीक है,
तो ये क्लियर है। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट अदिश राशि क्यों है जबकि इसके पास दिशा है, तो आपका सिंपल एक जवाब होगा कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। आप इसे अपवाद समझ लें। अब करंट में क्या डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है, करंट में डायरेक्शन होती है। तो हमें कुछ केसेस में करंट के डायरेक्शन की वैल्यू होती है। जैसे ध्यान दीजिए, आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ थोड़ा पीछे चलकर। चैप्टर 2 में हमने इस बात की चर्चा की थी कि एरिया जो होता है ना, एरिया जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल हिंदी में, वो क्या नॉर्मली आप बताइए, क्या एरिया में डायरेक्शन होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती, एरिया में डायरेक्शन नहीं होती। यही हमने बचपन से पढ़ा है। तो हमने 11th क्लास में भी इस पर चर्चा किया था और बिल्कुल कहा था कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गई, ये सब क्या है? कैसी राशि हैं? अदिश राशियां हैं, इनमें डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम बात कर रहे थे 12th क्लास में, अभी चैप्टर 2 में जब गॉस लॉ डिस्कस किया जा रहा था, गॉस का नियम डिस्कस किया जा रहा था, तब फ्लक्स की चर्चा हो रही थी। और फ्लक्स में आपने देखा था कि हम जो एरिया है उसको किस तरह से रखते हैं, उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्लक्स कितना है, राइट। अगर हम उसको थीटा 0 पे रख रहे हैं तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होती थी, थीटा 45 डिग्री पे रखते थे तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होती थी, थीटा 90 डिग्री पर रखते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ और होती है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, उसमें एरिया की डायरेक्शन, एरिया को रखा कैसे गया है, क्षेत्रफल को रखा कैसे गया है, इस बात से काफ़ी डिपेंडेंसी इस पर होती थी, इस बात पर डिपेंडेंसी होती थी, यानी इस बात पर निर्भर करता था फ्लक्स की वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर तो एरिया का रखने की दिशा, यानी एरिया की दिशा इंपॉर्टेंस रख रही है। यानी हमें जरूरत, ऐसी आवश्यकता हो गई थी कि एरिया में डायरेक्शन देना चाहिए हमें, हालांकि होता नहीं है, लेकिन हमें एरिया में डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो फिर हमने एक नया वो भौतिक राशि डिराइव किया था, हमने डिफाइन किया था, क्या कहा था उसके? एरिया वेक्टर। क्या कहा था? क्षेत्रफल सदिश के नाम से बताया था। और कहा था कि ये क्या होता है? एरिया ही होता है, लेकिन इसमें दिशा होती है। और दिशा किधर होती है? याद करो, मैंने कहा था कि जो क्षेत्रफल होती है ना, पृष्ठ होती है, पृष्ठ, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, राइट। यानी हम इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये जो डिस्कशन किया पिछले 2-3 मिनट से, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये चैप्टर 2 में डिस्कशन किया जा चुका है। यहां पे क्यों किया मैंने? ये बताने के लिए कि जैसे एरिया अदिश राशि होते हुए भी हमें जरूरत पड़ी उसको सदिश बनाने की, वैसे ही यहां तो करंट में ऑलरेडी डायरेक्शन है, लेकिन अदिश राशि है ये। लेकिन हमें जैसे यहाँ जरूरत पड़ जाती है, वैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर करंट की डायरेक्शन वैल्यूएबल होती है, यानी करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे यहाँ एरिया की डायरेक्शन मैटर कर रही थी, एरिया के डायरेक्शन पे फ्लक्स निर्भर कर रहा था, फ्लक्स की वैल्यू। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ केसेस हम देखेंगे जहाँ पर करंट की डायरेक्शन वैल्यू करेगी, यानी इंपॉर्टेंस रखेगी करंट की डायरेक्शन। तो करंट की जो डायरेक्शन वैल्यू रख रही है, इसका मतलब करंट को हमें सदिश राशि बनाना होगा। तो करंट को तो बना नहीं सकते, क्योंकि करंट तो क्या है? अदिश राशि है। तो हमने एक नया वेक्टर डिफाइन किया, और उसी नए भौतिक राशि का जो नाम है वो क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? बहुत ही सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए, इसको दर्शाते हैं जे से। अब जे से क्यों दर्शाते हैं? इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिंपल है। धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। तो धारा घनत्व है अगला टॉपिक। तो आप बताइए, धारा घनत्व, तो करंट डेंसिटी, तो आई डी, ये तो दर्शाने का कुछ तरीका अच्छा लग नहीं रहा है। तो सिंपल धारा के बाद अपन पढ़ते हैं धारा घनत्व, तो अल्फाबेट्स में आई के बाद आता है जे, तो इसलिए जे से दर्शाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। तो जे से इसको दर्शाते हैं। और ये क्या होता है? तो ये होता है I/A। अब इसको आप, इसकी डेफिनेशन इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से बता सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से, किसी एकांक काट क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। जनरली घनत्व जहां शब्द आता है वहां पे वॉल्यूम से डिवाइड होता है, जनरली आयतन से, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां पे आप बिल्कुल याद रखेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है? I/A। और ये कैसी राशि है? तो इसकी राशि बता दूं मैं आपको, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। काफी डिस्कशन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका SI मात्रक जल्दी से बताइए क्या होगा? SI मात्रक होगा एम्पियर, करंट का एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर वीमा की बात कर ले इसकी,
तो वीमा होगा m0। देखिए एम्पियर है तो एम्पियर का तो A1 लिख देता हूँ, समय तो है नहीं इसके अंदर तो T0 लिख देता हूँ, और मीटर क्या होता है L होता है तो L, और ये ऊपर जाएगा तो -2, ये हो जाएगी इसकी वीमा। ठीक है। धारा घनत्व की जो दिशा होगी वो किधर होगी, तो दिशा होगी, मैं आपको बताता हूँ, J वेक्टर की जो दिशा होगी वो धारा की दिशा में होगी। ठीक है, धारा की दिशा में ही J वेक्टर की दिशा होती है। परिमाण तो यहाँ दिख रहा है, परिमाण होता है J = I/A, और दिशा किधर होती है, तो धारा की जो दिशा होती है उसको उसी दिशा में होती है हमारे धारा घनत्व की दिशा। जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि धारा की दिशा कई बार मैटर कर जाती है, उसकी वैल्यू होती है, कई बार हमें ज़रूरत होती है धारा की दिशा को कंसीडर करने की, तो इसीलिए हमने ये राशि बनाई है। तो ऑब्वियस ही बात है इस राशि की जो दिशा होगी वो धारा की दिशा में ही होंगी। तो धारा की दिशा क्लियर है धारा घनत्व के लिए। चलिए बात करते हैं एक और फैक्ट की। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे जो डिवाइडेड है, ये जो एरिया होना चाहिए ये लंबवत होना चाहिए, यानी पृष्ठ के क्या होना चाहिए, जो फ्लो हो रही है, देखिए जो करंट की मान लो ये डायरेक्शन है फ्लो होने की, तो हमारा जो एरिया हम रख रहे हैं वो इसके लंबवत रखना होगा हमें। ठीक है, इसको आप जैसे मेरे हाथ को आप एरिया समझ ले, ये देखिए ये है ना, ये एरिया है, तो अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ऐसे इस पर, तो ये गलत सिस्टम है, फिर J वेक्टर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मेरा हाथ भी इसी पृष्ठ पे है, ये कागज़ का जो पृष्ठ दिख रहा है, कागज़ का जो तल है उसी तल में हमारा करंट भी फ्लो कर रहा है, और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। तो इस केस में आप बताइए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। पता है आपको 90 कैसे हुआ, मैंने पृष्ठ में ही रखा है, लेकिन 90 कैसे हुआ, तो मैंने बताया इस एरिया, ये जो दिख रहा है एरिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये आपकी तरफ आएगा ऊपर की ओर, कुछ ऐसे इस प्रकार से ऊपर की ओर होगा, और आपको करंट की डायरेक्शन इधर दिख रही है, तो करंट की डायरेक्शन इस इधर है और एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है पृष्ठ के लंबवत। तो ये जो एंगल दिख रहा है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा इस केस में क्या होगा, अल्फा होगा 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, जबकि अल्फा क्या होता है, तो करंट और पृष्ठ के बीच का एंगल। तो करंट भी इसी पृष्ठ में है, इसी तल में है, और हमारा पृष्ठ भी इसी तल में है, तो ये दोनों एक ही तल में है, तो एंगल इनके बीच का कितना बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। तो अल्फा क्या होगा इस केस में, 0 होगा। बिल्कुल क्लियर है, चैप्टर सेकंड में काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन किया गया है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे मैटर क्या करता है हमारे लिए, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लंबवत होना चाहिए, ये जो एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है ए, ये लंबवत होना चाहिए, धारा की दिशा के लंबवत रखना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन में ही लिखा जाता है। आप देखिए, यदि एक छोटे क्षेत्रफल डेल्टा एस की कल्पना करें जो धारा प्रवाह के, ध्यान दीजिए इस शब्द पर क्या लिखा हुआ है, अभिलंबवत हो। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए तो ये ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो तल में है, लंबवत नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे करना होगा। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा अभी एरिया ऊपर की ओर है, ठीक है, तो अभी अल्फा तो 0 है लेकिन थीटा 90 है। लेकिन जैसे ही हम इस अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो ये जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और हमारा ऑलरेडी करंट भी ऐसे है, इधर की डायरेक्शन में ही है। तो देखिए अब क्या हो गया, एरिया वेक्टर ये रहा, तल तो हमारा ये है लेकिन एरिया वेक्टर ये हो गया, और करंट की डायरेक्शन ये रेड पेन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो थीटा इस केस में क्या होगा बताइए, थीटा इस केस में हो जाएगा 0 डिग्री। जबकि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा होगा, देखिए ये तल हो गया, ये वाला तल जो दिख रहा है, ये वाला तल, ये देखिए ध्यान से, ये वाला जो तल दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तल। तो ये तल इस तल के क्या है, ये तल ऐसे है और ये तल ऐसे है, तो ये तो लंबवत हुए।
राइट। तो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का जो पृष्ठ है वो तो ये कागज का है, जबकि ये हमारा एरिया है, पृष्ठ है। तो इस केस में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी पृष्ठ तो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। जबकि एरिया वेक्टर ये होता है पृष्ठ के लंबवत, तो ये कितना बना रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो ये बना रहा है 0 डिग्री। तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री होना चाहिए या पृष्ठ लंबवत होना चाहिए, एक ही बात है। तो यही फैक्ट बताया जा रहा है। जिन्हें थीटा और अल्फा में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया है वो इसलिए हो रहा होगा कि आपने चैप्टर सेकंड में इस चीज़ को समझा नहीं होगा। अगर चैप्टर सेकंड में आपको ये बात थीटा और अल्फा पहले से आपको अगर पता है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ से वापस, क्या होता है थीटा। तो थीटा होता है एरिया वेक्टर, देखिए लिखा हुआ एरिया वेक्टर तथा करंट, ये जो आई दिख रहा है, के मध्य का कोण, के मध्य का कोण। जबकि अल्फा होता है पृष्ठ, एरिया वेक्टर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पृष्ठ की। एरिया वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ की जो एरिया होती है, जो पृष्ठ होती है उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, वो हो जाती है एरिया वेक्टर। और पृष्ठ तो है ही, तो पृष्ठ तथा करंट के मध्य का कोण, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि पृष्ठ को अभिलंबवत रखना चाहिए, यानी ऐसे रखना चाहिए या ऐसे रखना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, ऐसे रखना चाहिए, जैसा मैंने अभी रखा है। पृष्ठ को क्या रखा है, अभिलंबवत रखा है। तो पृष्ठ को जब अभिलंबवत रखेंगे तो अल्फा 90 डिग्री होगा, क्योंकि पृष्ठ तो करंट के साथ 90 बना रहा है। लेकिन थीटा इस केस में क्या हो रहा है, 0 डिग्री। तो थीटा को 0 रखना होगा हमें, या हम कह सकते हैं पृष्ठ को हमें क्या रखना होगा, अल्फा यानी 90 डिग्री रखना होगा, लंबवत रखना होगा। तो हमें ये जो केस है इस केस पर ध्यान देना होगा, ये होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग और भी डिटेल में समझते हैं। देखिए सपोज करिए ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमने एक एरिया कंसीडर किया है सर्कल, इसको लंबवत रखा गया है, ठीक है, ऐसे रखा गया है। तो इस केस में अल्फा क्या होगा, अल्फा 90 डिग्री होगा, लंबवत रखा गया है। इसको आप इमेजिन करिए, ऐसे रखा गया है ये। तो इसकी एरिया वेक्टर इधर होगी, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो गया ये वाला, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये तो ये पृष्ठ है, तो इसकी एरिया वेक्टर ये होगी, इसके लंबवत बाहर की ओर, और करंट भी इधर ही है। तो एंगल क्या होगा, थीटा, थीटा होगा 0 डिग्री। इसकी एरिया कितनी है, ये जो दिख रहा है आपको ये सर्कल, तो इसकी एरिया मैं कंसीडर करता हूँ डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है, और परिमाण हो जाएगा डेल्टा एस, और करंट क्या है, आई है। तो जे क्या होगा यहाँ से, जे, तो जे होगा आई अपॉन डेल्टा एस, ये होगा करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, ठीक है। ये किस केस में, जब ये वाली स्थिति है जैसा कि कहा जा रहा है। लेकिन स्थिति अगर कुछ ऐसा हो, देखिए ये करंट है, करंट, और इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं करके थोड़ा सा झुका दिया जाए, ऐसे, ऐसे सीधा नहीं बल्कि इसको झुका दिया जाए थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो बताइए इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा, ऐसे था तो ऐसे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इधर होगा, ठीक है। तो ये अब इसका एरिया वेक्टर कितना है भाई, डेल्टा एस है वेक्टर, ये हो गया इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला, और करंट किधर है, इधर है। तो अब की बार एंगल कितना बन रहा है, तो देखिए करंट तो इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। तो पहले तो ये करंट भी इधर था और एरिया वेक्टर भी इधर ही था, देखिए यहाँ पे करंट भी इधर ही है ना, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो एंगल क्या बन रहा है दोनों में, नहीं बन रहा है। तो थीटा क्या लिया था हमने, 0।
लेकिन अब की बार तो थीटा कुछ बनेगा, ये दिख रहा है आपको बनता हुआ, ये थीटा बन रहा है। तो बताइए हमें डेफिनेशन में क्या बताया गया था? हमें डेफिनेशन में बताया गया था कि अभिलंबवत होना चाहिए। तो हम इस डेल्टा एस को, ये जो आपको दिख रहा है पृष्ठ, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, घटक में तोड़ेंगे इसको, ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो इसके दो घटक टूटेंगे। तो बताइए ये अगर डेल्टा एस वेक्टर है ये वाला, तो इसके दो घटक होंगे, तो ये एंगल इसके साथ बना रहा है, तो इस दिशा में कितना होगा? डेल्टा एस होगा या डेल्टा एस कॉस थीटा होगा? इसका क्षैतिज घटक होगा, थीटा बना रहा है ये, तो डेल्टा एस कॉस थीटा, और एक घटक होगा नीचे, वो क्या होगा? डेल्टा एस साइन थीटा। अब बताइए हमारे काम का कौन सा? ये वाला हमारे काम का है, क्योंकि ये आई के साथ है। हमने कहा था थीटा 0 होना चाहिए, डेफिनेशन में बताया गया है, पृष्ठ को लंबवत रखना चाहिए। तो इस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ये लंबवत तो रखा नहीं गया, तो इस पृष्ठ के एरिया को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, घटकों में तोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा तो इधर क्या आया? डेल्टा एस कॉस थीटा, और इधर आया डेल्टा एस साइन थीटा। तो ये घटक तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस घटक के लिए आप देखिए ये क्या हो जाएगा, एरिया तो इधर है और करंट इधर है, ठीक है, तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, थीटा इस केस में 90 डिग्री, यानी ये एरिया हमारी कोई मदद नहीं करेगा, यानी करंट में ये कोई कंस्टिट्यूशन इसका नहीं होगा। तो करंट को जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो कौन सा एरिया होगा? एरिया का ये वाला हिस्सा। इसमें तो देखिए इसमें पूरा का पूरा डेल्टा एस करंट कंस्टिट्यूट कर रहा था, क्योंकि जो शर्त थी उस शर्त को यहाँ पे मंजूर किया जा रहा था। अभिलंबवत रखना था तो इसने अभिलंबवत रखा है, तो पूरा का पूरा एरिया हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। बट यहाँ पे तो इसका केवल एक अंश, इसके दो अंश हो रहे हैं, इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, डेल्टा एस कॉस थीटा और डेल्टा एस साइन थीटा। लेकिन केवल फॉलो कौन कर रहा है? फॉलो केवल कर रहा है डेल्टा एस कॉस थीटा। डेल्टा एस कॉस थीटा ही करंट के डायरेक्शन में है, ये वाला भाग जो है एरिया का वो करंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो ये करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, यही केवल करेगा। बताइए जे क्या होगा इस केस में? इस केस में आई डिवाइडेड बाई क्या होगा? डेल्टा एस होगा या डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि प्रभावी एरिया जो है, जो प्रभावी इफेक्टिव एरिया है वो क्या है? केवल डेल्टा एस कॉस थीटा ही है, डेल्टा एस साइन थीटा नहीं है। तो ये हमारा आ गया इस केस में। तो अगर करंट का जनरल फॉर्मूला निकाले यहां से तो क्या आ गया बताइए करंट का? तो जे डेल्टा एस कॉस थीटा। क्लियर है? अगर हम इसको थोड़ा सा आपको अगर पता हो तो आपको दिख रहा होगा ये कैसी राशि है, ये भी सदिश राशि है, और एरिया को ऑलरेडी बताया जा चुका है, यहाँ पे भी देखिए डिस्कशन किया गया है, तो एरिया को ऑलरेडी यहाँ पे वेक्टर बनाया जा चुका है। तो ये भी कैसी राशि है बताइए? सदिश राशि है। तो आपको याद होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा का फॉर्म है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या? जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, वैसे जे डेल्टा एस कॉस थीटा को लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ये अगर तोड़ेंगे तो जे डेल्टा एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है करंट के लिए, ठीक है। और अगर इसको हम लोग डेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है। क्योंकि डीएस लिया हमने, देखिए यहां पर हम लोग स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, यहां पे डेल्टा एस लिया है तो करंट भी हम लोग चेंज के फॉर्म में लेंगे डेल्टा आई, राइट। तो यहां पर भी डेल्टा आई आएगा, राइट, तो यहां पर भी डेल्टा आई आएगा। क्लियर है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर करंट ही उससे फ्लो होगा। अब ये क्या चक्कर है? देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि इस एरिया से टोटल करंट आई, इससे टोटल करंट तो कितना फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया से टोटल करंट आई थोड़ी ना फ्लो हो रहा है। इस करंट का कुछ हिस्सा जो कि कितना? डेल्टा आई, इसमें जो घुस रहा है जो करंट इस एरिया में, वो पूरा टोटल करंट थोड़ी ना इसमें एंटर कर रहा है, उस करंट का एक हिस्सा एंटर कर रहा है डेल्टा आई। तो डेल्टा आई को कंसीडर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आई ना लिखकर डेल्टा आई लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर भी डेल्टा आई आएगा, यहाँ पर भी डेल्टा आई आएगा, और यहाँ इस फॉर्मूले में भी डेल्टा एस है तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा आई आएगा। अगर आई लिखना है तो क्या लिखेंगे बताइए? आई लिखना होगा तो होगा जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। और डेफिनेट फॉर्म में ये जो हमने लिखा है जे वेक्टर डॉट
ds वेक्टर, देखिए डेल्टा है तो डेल्टा, और डेल्टा हटा दिया यहाँ से तो यहाँ पर भी डेल्टा हटा दिया, ds है तो यहाँ पर क्या होगा di। लेकिन अगर हमें i चाहिए तो हम क्या करेंगे, di का समाकलन, यानी j वेक्टर डॉट ds वेक्टर का समाकलन। देखिए यही वो टॉपिक है जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई थी, फॉर्मूला फॉर करंट थ्रू एरिया। एक दिए गए एरिया से करंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा। देखिए ये फॉर्मूला किसके लिए आया, करंट के लिए आया। कहाँ से, एक दिए गए निश्चित एरिया ds से, ठीक है, तो यही है। और डिफरेंस क्या है दोनों में, करंट और करंट डेंसिटी में। तो करंट क्या होती है, करंट होती है अदिश राशि, करंट डेंसिटी होती है सदिश राशि। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये अदिश राशि होती है। इसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन ये सदिश राशि होती है। इसकी विमा एम्पियर होती है, इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। एसआई मात्रक, राइट, एसआई मात्रक इसकी एम्पियर होती है और इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। विमा में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो यही इन दोनों में अंतर है। तो हमने 1 2 3 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स में। डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स के क्लासेस चल रहे हैं उनके नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसका लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ कॉपी में, पीडीएफ फाइल के रूप में आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर लें और उस आधार पर, और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को मिक्स करके आप अपने राइटिंग में अपने पर्टिकुलर अपने नोट्स तैयार करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ करंट इन मेटल्स, यानी धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या समझना है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, बता रहा हूँ मैं। जो भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, यानी चालक होते हैं, राइट। यानी इनमें क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो सब में पाया जाता है, किसी भी इस ब्रह्मांड में कोई सा भी पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये चीजें तो होती हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कंडक्टर्स की, यानी चालकों की, मेटल्स की। तो मेटल्स में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इन पे काफी चर्चा हुई है मेरे पहले लेक्चर में, है ना। तो ये तो क्लियर है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी संख्या मैं आपको बताऊं, एक एवरेज डाटा दे रहा हूं मैं। तो ये लगभग कुछ इस प्रकार का है कि 8.49 इंटू 10⁻28 इतने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। यानी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आप इमेजिन कर सकते हैं। 8.49 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं मेटल कंडक्टर्स में, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। यानी ये सपोज करिए ये हमारा क्या है, पदार्थ है, मेटल है। तो इसके अंदर ये जो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ये स्वतंत्र विचरण करेंगे, स्वतंत्र विचरण करेंगे, अर्थात इनकी जो मोशन होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी या रैंडम होगी। तो आंसर है रैंडम होगी, या दृक्षिक गति होगी। या दृक्षिक गति होती है, सबके पास अपनी अपनी वेलोसिटी है। इस इलेक्ट्रॉन के पास भी वेलोसिटी होती है, इसके पास भी वेलोसिटी होती है, इसके पास भी वेलोसिटी होती है। लेकिन ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो सबकी जो वेलोसिटी है, सबका जो वेग है, उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। यादृच्छिक गति होने के कारण इनके डायरेक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिग जैग होते हैं। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ओवरऑल वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि इसके वेलोसिटी की कंपोनेंट को ये कैंसल आउट कर देगा। इस तरीके से सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और एवरेज वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करते हैं, 0। यानी एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन जो कि चार्जेज हैं, है ना, आवेश हैं, तो वो एक्चुअल में तो मेटल कंडक्टर्स के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं, वेलोसिटी होती है उनके पास। लेकिन ओवरऑल पूरे मटेरियल की जो वेलोसिटी होती है, पूरे मटेरियल में जो उपस्थित जो
टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो टोटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यानी अब इस हिसाब से हम अगर ये समझे कि वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब इनके अणुओं की जो गति होती है, अणुओं का जो वेग होता है वो क्या हो रहा है, जीरो, यानी ये फ्लो नहीं हो रहे हैं। और अगर ये फ्लो नहीं होंगे तो फिर करंट भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, एकांक समय में कितना चार्ज फ्लो किया, और ये तो फ्लो ही नहीं हो रहे औसतन, तो इसलिए औसतन करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में बच्चों याद रखिएगा, मेटल में यानी धात्विक चालकों में क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, जीरो होता है, और इस कारण धारा भी क्या होती है, शून्य होती है, और गति यादृच्छिक होती है, इसी कारण से ऐसा होता है। अब अगर इस पे आरोपित किया जाए, ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है, इस मटेरियल को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, राइट, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाता है। कितना लगाता है आपको बताया गया, F = Q × E वेक्टर। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E। यानी कहने का ये मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र ही लगाएगा बल, जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और कितना होगा, परिमाण की बात करें तो होगा EE, इतना बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी विद्युत क्षेत्र इधर है, अगर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बल किधर लगेगा, बल पीछे लगेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलिए इसको मैं थोड़ा बड़े पिक्चर में यहाँ पे बनाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स आप इसको समझिए, ये एक मटेरियल है, मेटल है, इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, और कोई ऊपर, कोई नीचे, इस तरीके से, कोई लेफ्ट राइट यादृच्छिक गति कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लो अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे हम, तो इन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये दिख रहे हैं जो कि इधर उधर रैंडमली गति कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा। और वो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या इसके जस्ट विपरीत। यानी ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, या इधर आएगा, इधर, तो ये लेफ्ट वार्ड इधर की ओर होगा, ये वाला भी इधर की ओर होगा। यानी सब के सब अब कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी इनकी, देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर होंगे, ये भी इधर की ओर, सब इधर की ओर मूव करने लगेंगे। तो अब क्या होगा, अब इनके पास इनकी वेलोसिटी एक दूसरे को, इनके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, या वो एड अप होंगे। तो आंसर है एड अप होंगे। तो एड अप होंगे तो अब वेलोसिटी जीरो होगी, या अच्छी खासी वेलोसिटी होगी इनकी, एक ठीक ठाक वेलोसिटी इनकी हो जाएगी। तो वो जो वेलोसिटी इनके ये प्राप्त कर लेते हैं जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ये प्राप्त कर लेते हैं। और स्पष्ट है कि उस वेलोसिटी के कारण, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो करंट भी जीरो नहीं होगा, यानी करंट भी फ्लो करने लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम बैटरी से किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। क्योंकि बैटरी से जोड़ना यानी विभवांतर देना अर्थात विद्युत क्षेत्र देना अर्थात मेटल के अंदर उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर विद्युत बल आरोपित करना, और विद्युत बल आरोपित करना अर्थात उनको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कराना, और वेलोसिटी होगी तो करंट बिल्कुल जनरेट होगा, राइट। उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को ही हम कहते हैं, जो ये प्राप्त कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम कहते हैं अपवाह वेग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ गए होंगे। सिंपल, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जब एब्सेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तब तो इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं लेकिन रैंडम गति करते हैं, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो ली जाती है, यानी करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब उन्हें फील्ड में रखते हैं तो फील्ड के कारण फोर्स लगता है, और फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, इनको वेलोसिटी आ जाती है, एक निश्चित वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं। उस निश्चित वेलोसिटी को अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और उसके कारण करंट भी जनरेट होता है। ये देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में इस प्रकार से संशोधन होता है कि ये मंद गति से कुछ औसत चाल Vd से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह करते हैं। इसी चाल को हम अपवाह चाल या अपवाह वेग कहते हैं। आपने देखा, बिल्कुल मैंने यही बात यहाँ पे अभी समझाया है कि
जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख देते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों की जो यादृच्छिक गति पहले से जो चल रही थी, यादृच्छिक गति इधर उधर जो जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होता है, बल्कि अब सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या होती है बताइए? तो वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट लगता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑपोजिट में मूव करने लग जाते हैं। एक निश्चित छोटी सी, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एक निश्चित स्मॉल वैल्यू ही सही, लेकिन एक निश्चित वैल्यू का वेलोसिटी ये प्राप्त कर लेते हैं, और उसी वेलोसिटी को, उसी स्पीड को हम कहते हैं अपोहा वेग या अपोहा चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के रूप में आप समझ सकते हैं ना, ये अपोहा वेग की डेफिनेशन है। बच्चों ये टॉपिक देखिए यहाँ पे, टॉपिक नंबर 8 ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन पार्ट अभी करेंगे। इससे पहले ये जो दो टॉपिक दिख रहे हैं, फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, जब ये नॉर्मल कंडीशन में, ये देखिए, ये मैंने एक मेटल को कंसीडर किया है, मेटेलिक कंडक्टर लिया हमने, धात्विक चालक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे, नॉर्मल कंडीशन में, यानी जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया, यानी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस की बात हो रही है, तब इनकी गति यादृच्छिक होती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, यानी सबकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है? रैंडम है, यादृच्छिक गति होती है इनकी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। इनकी संख्या आपने देखा था, 1 मीटर क्यूब आयतन में ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे होगा टक्कर, राइट, कॉलिजन होगा। और कॉलिजन, टक्कर जो होंगे, क्या स्थिति होगी उसकी, उसे हम लोग समझते हैं। देखिए, सपोज करिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से चला, तो कुछ दूरी इसने चला, यहाँ तक जब ये पहुँचा है तो यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, या फिर हो सकता है इसके अंदर धनायन भी पाए जाते हैं। तो जो धनायन होंगे, जो अणु होंगे, परमाणु होंगे इसके अंदर, तो उससे हो सकता है ये टकराएगा, या अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकरा सकता है ये। तो यहाँ पे टकरा गया, ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी मीन्स इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकता है। तो हो सकता है ये उसी पथ पे ट्रैवल करे, या फिर पथ चेंज करे, तो ऐसा चलेगा। फिर यहाँ पे टक्कर होगा, फिर यहाँ थोड़ा सा ही चला, फिर टक्कर हो गया, फिर चला ये इधर, इसका मान लो डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हो सकता है अब की बार टक्कर होने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो ज़्यादा देर तक ये फ्री रहेगा, बिना टक्कर के ये चल सकेगा। फिर यहाँ पे टकराया, फिर इस तरीके से यहाँ पे टक गया, फिर इस तरीके से मान लो ये इसका पथ है टक्कर का। तो आपने देखा ढेर सारे इसके टक्कर होंगे। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बताया गया है, उसके पथ को यहाँ दर्शाया गया है, किस पथ पर ये चला है और कैसे कैसे इसकी टक्कर हुआ है। इसके एक डायग्राम को इमेजिन किया गया है कि ऐसा कुछ होता होगा। तो देखिए, इसने अलग अलग दूरियां तय किया है। एक तो ये दूरी तय किया है, फिर वैसे एक ये दूरी तय किया है, फिर ये दूरी तय किया है। इस तरीके से अलग अलग दूरियों को ये इसने तय किया है अंदर ही अंदर, पदार्थ के अंदर अंदर। और ऐसा सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होता, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबके साथ ऐसा होता है। मुक्त पथ किसे कहते हैं हम, वो समझा रहे हैं। देखिए, 2 क्रमागत टक्कर, जैसे एक टक्कर यहाँ हुआ, फिर दूसरा टक्कर यहाँ हुआ, फिर टक्कर यहाँ हुआ, तो कोई भी 2 टक्कर आप एज्यूम करिए, मान लीजिए ये टक्कर और ये टक्कर, 2 क्रमागत टक्कर के बीच की जो दूरी होती है, जो ये वाली दूरी जो दिख रही है आपको, इस दूरी में कोई टक्कर नहीं हुआ है। यानी ये वो टाइम है जितने टाइम तक ये क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके बीच में इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, यानी रिलैक्स है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है ना, ये जो भी थोड़ा सा थोड़े देर के लिए जो रिलैक्स रहा है, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। तो विश्रांति काल क्या होता है, 2 क्रमागत टक्करों के मध्य का जो अल्प समय अंतराल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और फ्री पाथ क्या कहते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 क्रमागत टक्कर को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम आपको दिख रहा है, इस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स है, उसकी टक्कर किसी से नहीं हो रही है, और उसे हम लोग कहते हैं विश्रांति काल। और टक्कर नहीं हो रही है, यानी ये जो रास्ता है, इस रास्ते में उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। ये रास्ता उसके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो इस पाथ को हम कहते हैं क्या, फ्री
पाथ कहते हैं, यानी मुक्त पथ कहते हैं। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य में जो दूरी तय की जाती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त आवेशों के द्वारा, उसे हम कहते हैं मुक्त पथ। और जो टाइम लगता है उस दूरी को तय करने में, उसे हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल। इस पर्टिकुलर विश्रांति काल में वो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होता, वो क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन बच्चों ये तो स्पष्ट है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये टक्कर होना और ये जो पथ है या फिर ये जो टाइम है वो फिक्स नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि टक्कर कब हो रहा है। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन तुरंत टकराते रहे, या फिर हो सकता है कुछ टक्करों में टाइम लग जाए। कहने का मतलब है कि ये दूरी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, सेम नहीं होगी। तो इस पथ की लंबाई को अपन λ1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको λ2, ये जो दिख रहा है ये λ3, ये जो दिख रहा है वो λ4, और इस तरीके से ढेर सारे हुए हैं। तो मान लेते हैं लास्ट वाला क्या है, λn हुआ है, मान लिया मैंने। इस तरीके से n टाइम्स इनके टक्कर हुए हैं। तो इसमें हम बात करते हैं मुक्त पथ। तो ये λ1 क्या हुआ, ये तो मुक्त पथ हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे माध्य मुक्त पथ की। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो ये होता है मीन फ्री पाथ। क्योंकि यहाँ पे पाथ जो है, पाथ की जो लंबाई है वो अलग अलग है, तो इसलिए हमें औसत निकालना होता है ना। तो उसी औसत को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, डेट इज माध्य मुक्त पथ। तो क्या होगा, उसे लैम्डा से दर्शाते हैं बच्चों। तो ये तो सिंपल है, बच्चों वाली गणित है, λ1 प्लस λ2 एंड डॉट 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 क्या होगा, λn, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलिजन्स, डेट इज n। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। इसी तरीके से आप टाइम को भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करिए टाइम इसको यहाँ पे लगा होगा τ1, ठीक है, ये टाइम लगा होगा τ2। ये अलग अलग क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में टक्कर होने में टाइम लगा हो, लेकिन बाद में जल्दी जल्दी टक्कर हुए हो, फिर काफ़ी टाइम लगा हो, इस तरीके से टाइम अलग अलग लगेगा, बिल्कुल, है ना। तो τ1, τ2, τ3 एंड सो ऑन τn। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे विश्रांति काल की बात ना करके हम बात करेंगे माध्य विश्रांति काल, और उसको दर्शाया जाएगा τ से। तो वो क्या हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 एंड डॉट 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 सो ऑन τn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलिजन्स, टक्करों की संख्या। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी डेफिनेशन है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई रेखीय दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, और इन सभी मुक्त पथों के औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इनको औसत निकालेंगे, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर मैंने जैसा कि लिख रखा है अभी दोबारा इस नोट्स कॉपी में भी लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस डॉट 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 λn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टक्कर्स यानी कॉलिजन्स, राइट है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दो विश्रांति काल की डेफिनेशन दी गई है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य के समय अंतराल को, वहां तो दूरी था रेखीय दूरी को, और यहाँ पे समय अंतराल को क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। और इसी तरीके से जो औसत विश्रांति काल होगा τ, उसे हम क्या कहेंगे, आपको फॉर्मूला भी लिखा गया था, τ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 एंड सो ऑन τn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलिजन्स। चलिए अपवाह वेग की डेफिनेशन ऑलरेडी बताई जा चुकी है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब बात करेंगे मुक्त पथ और विश्रांति काल की, तो ये यादृच्छिक गति वाला केस है, यानी इस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तब के ये डेफिनेशंस बनते हैं। लेकिन ये जो अपवाह वेग है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति की बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन्स डिसिप्लिन में आ जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं। उसी वेलोसिटी को अपवाह वेग कहते हैं बच्चों। इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं अब बच्चों। इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है। आपने देखा F इज इक्वल टू माइनस ई, ये हमने सदिश के साथ लिखा है, ठीक है, यानी फोर्स लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी मेटेलिक कंडक्टर को पर, तो फिर क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में होता है। और वो किस प्रकार से होता है, तो ये पहले भी बताया गया ऑलरेडी, दोबारा से यहाँ लिखा गया, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर। परिमाण की बात कर लें तो F जो लगेगा वो क्या होगा, E इंटू ई लगेगा, है ना। ये तो माइनस मैग्नीट्यूड उसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि इसके ऑपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे केवल परिमाण की, तो F इज इक्वल टू ई इंटू ई।
अब आपको पता है कि F क्या होता है, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो F इज इक्वल टू ma। किस पर ये फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। तो ये जो मास होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान गुना त्वरण। इनको हम इक्वेट कर देते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताइए? F इज इक्वल टू ई और F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? m इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो यहां से बच्चों हम त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण जो है वो ए मतलब इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाई एम ई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये त्वरण आ गया हमारा। जो गति के समीकरण होते हैं एक समान, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, ध्यान से समझिए थोड़ा सा जो मैं कहने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र अगर हम अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो फैक्टर दिख रहा है वो एक समान रहेगा, अर्थात बल भी एक समान लगेगा। और अगर बल एक समान लगेगा तो त्वरण भी एक समान होगा। और एक समान त्वरण के लिए गति के जो समीकरण हमने पढ़े हैं, तो सबसे पहला समीकरण पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी। निचली कक्षाओं में भी ये चीज आपने पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फॉर्मूले आपने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a क्या है? एक्सेलरेशन दैट इज त्वरण, और t क्या है? समय। तो देखिए प्रारंभिक वेग तो इसका क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि प्रारंभ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो जो औसतन, हालांकि वेलोसिटी होती है लेकिन रैंडम गति होने के कारण औसतन वेलोसिटी इनकी क्या ली जाती है? औसत वेलोसिटी 0 ली जाती है ना। तो प्रारंभिक वेलोसिटी इसलिए 0 हो गई। अंतिम वेलोसिटी इसने क्या प्राप्त किया? तो देखिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। अपवाह वेग को दर्शाते हैं वी डी से, डी फॉर ड्रिफ्ट एंड वी फॉर वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये किसे कहते हैं? तो यहां पर बताया गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने के बाद जो वेग प्राप्त कर रहे हैं, एक निश्चित वेग प्राप्त कर रहे हैं, उसी वेग को अपवाह वेग क्या कहते हैं? वी डी कहते हैं। यानी अंतिम वेग जो ये प्राप्त कर रहे हैं वो क्या प्राप्त कर रहे हैं? वी डी। तो अंतिम वेग जो है वी, वो क्या हो जाएगा? वी डी। और एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, ए ई। तो चलिए इन चीजों को हम लोग, ये जो आपको वैल्यू है उसको यहाँ पर रख के बताते हैं। देखिए v की जगह हमने लिखा vd, u की जगह 0 प्लस a की जगह हमने लिखा e इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ई। और ये जो वैल्यू है t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? तो t की वैल्यू जो है वो टाइम है। तो औसतन टाइम जो ये ले रहा है वो क्या ले रहा है? टॉ, जिसे हम विश्रांति काल कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t की जगह पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? टॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉ। तो हमारा vd के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है? ई टॉ बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी, ये फॉर्मूला आ गया। तो अपवाह वेग के लिए जो व्यंजक प्राप्त करने की जो बात की गई थी इंट्रोडक्टरी सेशन में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम समझेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे, तो ये रहा इसका डेरिवेशन। यही है फाइनल फॉर्मूला अपवाह वेग के लिए, ईटो डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और आता है कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो वो संबंध भी ये दिख रहा है आपके सामने, यही है संबंध। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई दिख रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये अपवाह वेग है। तो इन दोनों में क्या संबंध है? ये रहा आपके सामने, यही वो संबंध है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये भी टॉपिक क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवाह वेग में क्या संबंध है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे जो हमारा एक तरीके से लास्ट टॉपिक है मोबिलिटी, दैट इज गतिशीलता, उसको समझते हैं। देखिए जो अपवाह वेग का फॉर्मूला आया है वी डी इज इक्वल टू आया ई इंटू टॉ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे, एक पर्टिकुलर मटेरियल आपको दिया गया, सपोज करिए ये मेटेलिक कंडक्टर है, ये रेड पेन नहीं है बल्कि आप ये समझे कि एक मेटल का बना हुआ एक कंडक्टर है। तो ये मैंने आपको दे दिया। तो अगर मैंने आपको दे दिया ये
इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तो क्या क्या चीजें इसकी चेंज नहीं होंगी। देखिए इसकी लंबाई मैंने आपको दे दिया, तो अब दे दिया तो इसकी लंबाई अब तो चेंज हो नहीं सकती है, राइट। इसका एरिया चेंज नहीं हो सकता, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं हो सकते, राइट। वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकरा रहे हैं वो इस पदार्थ पर ही निर्भर करेगा, यानी उनका टकराने का जो समय है और जो वो मुक्त पथ चलेंगे वो इसके मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा, राइट। इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो नियत क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऑलरेडी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। क्लियर है ना बच्चों। तो अगर मैं आपको ये दे दूं, है ना, दिए गए एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, धात्विक चालक के लिए अगर देखा जाए, तो ये जो फैक्टर दिख रहा है ई टॉ डिवाइडेड बाई एम ई, ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा नियत, ये बदलने वाला नहीं है। देखिए ई की तो फिक्स वैल्यू होती है, आपको पता है, मैं दोबारा लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट फैक्टर होती है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम के जी, तो ये दोनों तो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं। टॉ डिपेंड करता है मटेरियल पर, मटेरियल कौन सा है। जैसे सपोज करिए ये चांदी है, तो चांदी के इलेक्ट्रॉन हो सकता है जल्दी जल्दी टकराते होंगे, या सपोज करिए ये दूसरा कोई मटेरियल है, जैसे एल्यूमिनियम समझ लीजिए, तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन हो सकता है थोड़ा टाइम लेते होंगे। तो मटेरियल अगर चेंज होगा, अगर ये दूसरा मटेरियल है, ये अलग मेटेलिक कंडक्टर है, ये अलग मटेरियल मेटेलिक कंडक्टर है, तो ये अगर मटेरियल चेंज होगा तो फिर इनके टॉ की वैल्यू चेंज होगी। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मटेरियल चेंज होगा तो टॉ की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल होगी वो। लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो फिर उसकी टॉ की वैल्यू सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी दिए गए मटेरियल के लिए ये जो फैक्टर दिख रहा है ये क्या होता है, नियत होता है। इसी फैक्टर को बच्चों कहते हैं मोबिलिटी। ये रहा आपके लिए, आपके सामने मोबिलिटी का फॉर्मूला, और मोबिलिटी को दर्शाते हैं म्यू से। किससे दर्शाते हैं, म्यू से। देखिए यहां पे लिखा गया है म्यू, पहचानते होंगे इसको आप, म्यू MEW कह सकते हो, और या MU कह सकते हो, जो भी कहना है आप कहिए, इसको म्यू से दर्शाते हैं बच्चों, है ना। तो म्यू क्या होता है बताइए, म्यू की वैल्यू हो गई ई टॉ डिवाइडेड बाई ME, और ये दिए गए पदार्थ के लिए क्या होता है, एक निश्चित दिए गए पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, नियत होती है। चलिए इस प्रकार से बताइए VD का क्या फॉर्मूला आ गया, तो VD का फॉर्मूला आ गया VD बराबर म्यू इंटू ई, क्योंकि इस फैक्टर को तो हमने क्या कह दिया, म्यू मोबिलिटी गतिशीलता कह दिया इसको, तो VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। यहां से म्यू की डेफिनेशन बनेगी बच्चों VD बटा ई। देखिए ये डेफिनेशन बन गया, यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं गतिशीलता। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये रहा। देखिए परिभाषा, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह चाल के मान को ही इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यानी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक ले लें तो उसके लिए अगर ये 1 होगा तो फिर म्यू की वैल्यू VD होगी। यानी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो अपवाह चाल या अपवाह वेग का जो परिमाण होता है उसे ही हम कहते हैं गतिशीलता कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। और एक और फैक्ट है जो लास्ट हम इसको बाइंड अप कर रहे हैं लेक्चर को। देखिए VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई आया, तो ये फैक्टर जो दिए गए पदार्थ के लिए तो नियत होता है ये वाला फैक्टर, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए पदार्थ के लिए VD जो है वो समानुपाती होगा ई के। क्लियर है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की जो अपवाह चाल है, अपवाह वेग है, उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर भी है, याद रख सकते हैं इसको। और इसीलिए क्योंकि समानुपाती चिन्ह यहाँ आया है तो हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक आता है म्यू, और इसी म्यू को हम लोग कहते हैं गतिशीलता। और इस म्यू की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या होता है, वैसे तो अगर यहां से देखेंगे तो VD बाई ई होता है, और अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो ई टॉ बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए इसका SI मात्रक भी बता देता हूं, मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए म्यू का SI मात्रक यानी गतिशीलता का SI मात्रक डिस्कस कर रहा हूं। VD क्या है, अपवाह वेग, वेग यानी मीटर प्रति सेकेंड, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 मात्रक बताए गए थे, एक तो वोल्ट प्रति मीटर और एक बताया गया था न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड बटा वोल्ट बटा मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और बटा में ये वोल्ट रहेगा और ये बटा में ये सेकेंड रहेगा। तो बच्चों गतिशीलता का जो मात्रक होता है, बिल्कुल इसको आपको याद रखना होगा।
गतिशीलता का एसआई मात्रक ये रहा आपके सामने, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। क्लियर है? तो इस लेक्चर में जो भी हमें डिस्कस करने थे, देखिए एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी ये रहा, एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी ये क्या है, एक्सप्रेशन फॉर व्यंजक है ये मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होता है मैंने आपको बताया, एक नियत, एक दिए गए पदार्थ के लिए, एक दिए गए धात्विक चालक के लिए ईटो बटा एमई जो फैक्टर होता है, ये फैक्टर नियत होता है। इसी फैक्टर को, इसी पद को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी यानी गतिशीलता कहते हैं। जो इसकी परिभाषा तय करेंगे हम लोग वो यहां से करेंगे कि एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इलेक्ट्रॉनों के अपवाह चाल को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ये जो टोटल 10 टॉपिक्स थे इसको हमने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। ये चैप्टर 5 का हमारा पहला वीडियो है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट जनरेट कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको कवर अप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नोट्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे और ये आपके लिए अगर थोड़ा भी फ़ायदेमंद आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये वीडियोस जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो सपोर्ट करिए। जो भी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ मैं, और नोट्स के लिए बिल्कुल कोई पेमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेमेंट का सिस्टम नहीं है, ना आज है ना आगे कभी होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कर सकते हैं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।